ओके, अभी हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, आगे डिस्कशन हम लोग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, एक ऐसा सौदा जिसमें कोर्ट तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा सौदा जिसमें कोर्ट तुम्हारी मदद करने को तैयार हो, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। सेक्शन 1 में नॉर्मली क्या होती है, इंट्रोडक्शन। सेक्शन 2 में क्या होती है, डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज एच। सेक्शन 2 के डेफिनेशन वाले सेक्शन में क्या होती है, क्लॉज। सेक्शन 2H में डेफिनेशन क्या दिया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट का 5 शब्दों में दिया हुआ था, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये बताओ मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब एक तरह से बोल सकते हो ऑफर एक्सेप्टेंस, पर नहीं बोलना, प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस। मेरा ऑफर आप एक्सेप्ट कर ले तो एक प्रॉमिस, आपका ऑफर मैं एक्सेप्ट कर लूं तब एक प्रॉमिस। तो हम लोग दोनों जब एक दूसरे का प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ये बात हुआ था ना। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट कोई भी सौदा, चाहे आप चॉकलेट खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, बस में ट्रैवलिंग करते हो, ट्यूशन लेते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, पार्टनरशिप करते हो, व्यापार करते हो, सामान खरीदते हो, सामान बेचते हो, भाड़ा देते हो, ये सब जो है सारे के सारे सौदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर इन सारे एग्रीमेंट्स, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कोर्ट कब हेल्प करेगा, जब सारी शर्तें पास होनी चाहिए, जब सारी शर्तें पास होनी चाहिए। पहला शर्त क्या था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मजाक नहीं होना चाहिए। क्या चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। सोशल एग्रीमेंट्स में और डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में, सोशल एग्रीमेंट्स में और डोमेस्टिक अरेंजमेंट में हस्बैंड एंड वाइफ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, तो वहां पर कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करता। दूसरा था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या था बताओ, समथिंग इन रिटर्न। मैंने अगर आपको कुछ दिया तो आपको मुझे कुछ ना कुछ तो देना होगा, मैं ही आपको कुछ देता हूं, आप मुझे कुछ नहीं देते, सौदा वैलिड नहीं है। मैं ही आपको कुछ दूं, आप मुझे कुछ नहीं देते, सौदा वैलिड नहीं है। इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। मंदिर में प्रॉमिस करके तुमने पैसे देने से मना कर दिया, क्या तुमको पैसा देना पड़ेगा कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। क्या चीज मिसिंग है बताओ, कंसिडरेशन। फिर तीसरा होता था कंसिडरेशन के बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ 3 लोग सौदा कर सकते हैं। कौन कौन 3 लोग, पर्सन इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। 3 लोग, पर्सन इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। 18 साल या उससे ऊपर का आदमी सौदा कर सकता है, बच्चा सौदा नहीं कर सकता, पागल आदमी सौदा नहीं कर सकता। और तीसरा पर्सन, कुछ लोगों को कानून ने मना कर दिया, आप लोग सौदा नहीं कर सकते, वो हम लोग बात करेंगे आज। साउंड माइंड में भी बात करेंगे, बहुत सारे बात करेंगे हम लोग, एक एक करके हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं। पिछला क्लास में खाली इसी पेज पर था, आज मैं पूरा यूनिट आपको पढ़ाऊंगा, आराम से समझिएगा जरा। पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, 3 लोगों को सौदा करना अलाउ है। कौन कौन, पर्सन इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। फिर उसके बाद था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्री कंसेंट, मैचिंग ऑफ माइंड्स, 2 persons thinking upon the same thing in the same sense at same point of time। धोनी ने विराट को क्या बोला था, शर्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताओ क्रीज पर वो बेचारा क्या समझा, विराट अनुष्का शर्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताओ, पर धोनी ने क्या बोला था, रोहित शर्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताओ, मैचिंग ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए तभी सौदा वैलिड है। तुमको इसमें एग्जांपल दिया था मैंने, मर्सिडीज और एम्बेसडर, याद ना, कौन सा गाड़ी खरीद रहे थे तुम, मेरा एम्बेसडर, मैं क्या सोच रहा था, एम्बेसडर, और आप क्या सोच रहे थे, मर्सिडीज। फिर उसके बाद लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ लीगल सौदा वैलिड है, इलीगल सौदा वैलिड नहीं है, भले ही सारी शर्त पूरी हो जाए, सिर्फ लीगल सौदा वैलिड होता है, इलीगल सौदा वैलिड नहीं होता। और लास्ट वन, कौन बनेगा करोड़पति में, आप अगर 5 करोड़ भी जीत गए तो भी आप कानूनी तौर पर उससे रिकवर नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने बात किया था सर। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में इसके आगे बढ़ते हैं। ऑफर का मतलब क्या बताया था मैंने, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, सामने वाले की सहमति लेने की इच्छा से अगर मैं कुछ बोलता हूं तब उसको ऑफर बोलते हैं। जब सामने वाला हां कर दे तब उसको आप बोलते हैं एक्सेप्टेंस, तब उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तब प्रॉमिस, और प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस आप एक्सेप्ट करो, आपका प्रॉमिस मैं एक्सेप्ट करूं, तब होता है एग्रीमेंट। चलो अब आपको कुछ मैं
पॉइंट्स बताता हूं, आराम से हड़बड़ा बिना समझिएगा। ये पैराग्राफ मैंने पूरा आपको लिखने बोल दिया था शायद पिछला क्लास में। आई डू बिलीव यू मस्ट हैव रिटन दिस, नाउ वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। अब एक कंसेप्ट समझिएगा जरा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। सर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट प्लस 6 कंडीशंस, एग्रीमेंट प्लस 6 कंडीशंस। इसका मतलब अगर एग्रीमेंट है और ये सारा 6 कंडीशन पास किया तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना, अगर एक कंडीशन भी अगर फेल कर दिया तब वो सिर्फ बना एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? वॉइड एग्रीमेंट। नहीं समझे? मन में सोचो, मन में सोचो। एक एग्रीमेंट है, हम लोग दोनों के बीच का सहमति है, अगर सारा 6 कंडीशन पास कर लिया तब क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अगर एनी ऑफ 6 कंडीशन पास नहीं किया तब सिर्फ एग्रीमेंट, तब उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तब क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। मैंने कहा अगर एक एग्रीमेंट सारा का सारा 6 कंडीशन पास कर लिया तब क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या क्या 6 कंडीशंस है बोलो? इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और नॉट डिक्लेयर एज वॉइड अंडर लॉ। अगर ये सारा 6 शर्त पास कर लिया तब तो क्या बोलेंगे उसको? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर एक भी शर्त फेल हो गया तब उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तब उसको क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड वर्ड का मतलब होता है खाली पीली बकवास, बेकार। वॉइड का मतलब कागज का टुकड़ा है, फाड़ कर फेंक दो, उड़ा दो हवा में। एक कागज का टुकड़ा फाड़ कर फेंक दो, हवा में उड़ा दो, उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। बेकार है। वॉइड मतलब होता है जीरो, एम्प्टी, नल, खाली पीली बकवास, हवा में बात हो रही। अगर एक एग्रीमेंट सारा का सारा शर्त पास कर दे, एक बड़ा पॉइंट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक एग्रीमेंट सारा शर्त पास कर ले तब उसको आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक भी फेल कर गया तब क्या बनेगा? वॉइड एग्रीमेंट। तब क्या बनेगा? वो वॉइड एग्रीमेंट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट का क्या है? एक हिस्सा है। हिस्सा मतलब क्या होता है? अगर आप सारा का सारा 6 शर्त पास किए तब आपको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक भी फेल कर दिया तो आपको सिर्फ एग्रीमेंट बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। नहीं समझे? अरे एक बात समझो जरा, एग्रीमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है। मान लो ह्यूमन बीइंग्स, इंसानियत, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसका एक हिस्सा है। अरे उसका एक हिस्सा है बॉय, और ये मान लो गर्ल। समझ गए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या? एक हिस्सा है। ऑल बॉयज आर ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बॉयज। अभी समझ में आया? ऑल बॉयज आर ह्यूमन बीइंग बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बॉयज। इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोल सकते हैं? बोलो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट बनना होगा तब आगे बढ़ेंगे। सीए बनने के लिए पहले क्लास 12 पास करना होगा और फिर आपको 6 शर्त, फाउंडेशन, इंटर का फर्स्ट, फाइनल का फर्स्ट सेकंड ग्रुप, इंटर का फर्स्ट ग्रुप, इंटर का सेकंड ग्रुप, फाइनल का फर्स्ट ग्रुप, फाइनल का सेकंड ग्रुप और मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये सारे एग्जाम पास करोगे तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनोगे, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनोगे। तब जाकर सीए बनोगे, वरना सीए नहीं बनोगे। ये क्या है? एग्रीमेंट एक बड़ा चीज है, उसमें 2 पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स। कैन आई से दैट
अगर ये सारा शर्त पास करेगा तब उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, अगर एक भी फेल कर दिया तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। कैन आई से दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स? बोल सकते हैं कि नहीं? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, ऑल बॉयज आर ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बॉयज। बोल सकते हैं कि एक हिस्सा है इसका, एक बड़ा टर्म है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अ वेरी बिग टर्म। कोई भी तरह का एग्रीमेंट हो सकता है। आप यारी दोस्ती करते हैं, आप सोशल एग्रीमेंट करते हैं, वो भी एक एग्रीमेंट है, बट वो इंटेंशन नहीं होता। डोमेस्टिक एग्रीमेंट करते हैं, आज हम तुमको खाने पर ले जाएंगे, वो भी एक एग्रीमेंट होता है। डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी एक एग्रीमेंट होता है, बट कोर्ट उसमें हेल्प नहीं करता। जिन चीजों में कोर्ट हेल्प करेगा उनको आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें कोर्ट बोलेगा भागो यहां से, उसको बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट प्लस सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर एक एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट प्लस 6 कंडीशंस, अगर एक एग्रीमेंट पास ऑल 6 कंडीशंस, तब क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फेल एनी ऑफ 6, तब क्या बनेगा? वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो है बट कोर्ट बोलेगा भागो यहां से। वॉइड का मतलब कोर्ट हेल्प नहीं करेगा, भागो यहां से, उसको बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। और अगर सारा शर्त पास किया तब उसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक भी शर्त फेल कर गया तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। इस डेफिनेशन में मैं तुमको बोलूंगा एग्रीमेंट और ये सारा शर्त 2 3 4 5 6 7 आपको डेफिनेशन लिखवाया था ना, वहां पर ये लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। अब आपको कुछ स्पेशल चीज बताता हूं, अलग अलग प्रकार की बातें करता हूं। सर ये एग्रीमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग। ये क्या है? मान लो बॉय, और ये क्या है? गर्ल। ऑल बॉयज आर ह्यूमन बीइंग बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बॉयज। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट का एग्जाम पास करना होगा, क्लास 12 पास करना होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। लिखना हो तो पहला ये सेंटेंस लिखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट करना होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं। दूसरी बात, सर कौन सा फेल किया? फेल 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर या 7? वॉइड एग्रीमेंट। अब आपको एक चीज और बताता हूं, अगर एक वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड मतलब कोर्ट हेल्प नहीं करेगा, कोर्ट बोलेगा भागो यहां से, मेरी मदद की दरकार नहीं है, तुम लोग अपने आप सल्टो, हु द हेल आर एम आई, मैं नहीं जानता, ये सब तमाशा टाइम खराब करने आ गए मेरे। अगर एक एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट में 2 3 4 5 6 7 है, उसमें पॉइंट नंबर 6 लीगैलिटी वाला कंडीशन फेल किया, तब उसको बोलेंगे इल्लीगल। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब एग्रीमेंट कैंसिल करना होगा, कोर्ट हेल्प नहीं करेगा, भागो यहां से, कोर्ट भगा देगा, कोर्ट भगा देगा, एग्रीमेंट कैंसिल करना होगा। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब एग्रीमेंट कैंसिल करना होगा। नेक्स्ट, बट अगर 6 नंबर कंडीशन पॉइंट 6 फेल किया, पॉइंट नंबर 6
लीगलिटी वाला कंडीशन फेल किया, तब उसको बोलेंगे इलीगल। तब जेल भी जाना होगा, सौदा तो कैंसिल हो गई। जेल भी जाना होगा, सौदा तो कैंसिल हो गई। इलीगल एंड वॉइड, इलीगल एंड वॉइड। लीगल भी नहीं है और वॉइड भी है, मतलब सौदा कैंसिल भी होगा, कोर्ट भगाएगा लात मार के, कोर्ट घुसते नहीं देगा, सीढ़ियों पर कदम मत रखना, और साथ में बोलेगा तुमको जेल भी जाना पड़ेगा। तुम मर्डर का पैसा दिए हो, तुमने कॉलेज में एडमिशन के लिए घूस खिलाया, ये सब इलीगल है, इसके लिए सौदा तो कैंसिल होगा, साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। इलीगल एग्रीमेंट्स। क्या बोला? बोलो इलीगल एग्रीमेंट्स। परंतु अगर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, मतलब कौन कौन सा वाला कंडीशन? इंटेंशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, या फिर नो कंसिडरेशन, या फिर नो कैपेसिटी, आई एम सॉरी, या फिर नो फ्री कंसेंट, या फिर वॉइड अंडर लॉ। अगर ऐसा है तब इन सारी शर्तों को बोलेंगे वॉइड, ओनली वॉइड। लीगल बट वॉइड। अरे खाली वॉइड, सिर्फ क्या बोलेंगे? वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट का दो हिस्सा, लीगल बट वॉइड, मतलब जेल नहीं जाना पड़ेगा। इन केसेस में आपको जेल कहां से होगी भाई? इन केसेस में आपको जेल नहीं होगी, बट सौदा कैंसिल होगा। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब सौदा कैंसिल होगा, कोर्ट बोलेगा भागो यहां से। पर अगर लीगलिटी वाला शर्त पास नहीं किया तो कोर्ट बोलेगा सौदा भी कैंसिल होगा और जेल भी जाना पड़ेगा। पर इन केसेस में अगर मान लो मुफ्त का सौदा है, मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया, प्रॉमिस किया, तुमने मंदिर में प्रॉमिस किया कि हम पैसे देंगे, फिर पैसे देने से मना कर दिया, भगवान बहुत नाराज होगा तुमसे, पर कोर्ट नाराज नहीं होगा, कोर्ट तुमको जेल नहीं भेजेगा, सौदा कैंसिल होगा, पंडित जी तुमसे पैसा नहीं ले सकते, कंसीडरेशन नहीं है, पंडित जी तुमसे पैसा नहीं लेंगे, चिंता मत करो, बट जेल नहीं हो, सौदा कैंसिल होगा पर जेल नहीं होगा। सर इंटेंशन नहीं है, मजाक में सौदा कर दिया, लीगल रिलेशनशिप नहीं है, कोर्ट हेल्प नहीं करेगा पर जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा, सौदा कैंसिल होगा पर जेल नहीं जाना पड़ेगा, लीगल है पर वॉइड है, केपेबल नहीं है, माइनर के साथ सौदा कर लिया, माइनर के साथ सौदा कर लिया, जेल थोड़ी ना जाओगे, सौदा कैंसिल नहीं हो जाएगा, कोर्ट हेल्प नहीं करेगा, फ्री कंसेंट नहीं है, मैंने तुमको गाड़ी बेची, मैंने तुमको क्या बेचा था? एम्बेसडर, तुमने क्या सोचा? मर्सिडीज, जेल थोड़ी ना जाना पड़ेगा, सौदा फाड़कर फेंक दो, बस सौदा फाड़कर फेंक। वॉइड अंडर लॉ, वॉइड अंडर लॉ मतलब केबीसी अगर तुमने जीत लिया, 5 करोड़ रुपए जीत लिया, तुमको जेल थोड़ी ना जाना पड़ेगा, अगर चेक तुम्हारा बाउंस हो गया तो जेल थोड़ी ना जाना पड़ेगा, सौदा कैंसिल होगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस दोनों के बीच में डिफरेंस समझे हो? इसका मतलब है सौदा कैंसिल होगा, सौदा कैंसिल प्लस जेल, और इनमें क्या है? ओनली सौदा कैंसिल, जेल नहीं। आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ये चीज, यू कैन राइट दिस वेरी क्लियरली, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सर लिखवा दीजिए, लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। अगर सारा कंडीशन पास करोगे तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक भी फेल कर दिए तो वॉइड एग्रीमेंट।
पर उसमें अगर छठा नंबर लीगलिटी वाला फेल किए तो जेल भी जाना पड़ेगा, सौदा कैंसिल होगा प्लस जेल भी जाना पड़ेगा, इलीगल। पर अगर 2, 3, 4, 5, 7 नंबर फेल किए तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, बट सौदा कैंसिल होगा। हटाए ना इसको। चलिए हटाए ना इसको। अब आप आइए एक एक करके। कैन आई ऑल्सो से इन दिस all illegal agreements are void but all void agreements are not illegal। जितने इलीगल होते हैं वो सौदे कैंसिल होंगे। जहां जहां तुमको जेल जाना पड़ेगा वहां वहां सौदा कैंसिल होगा, पर हर सौदा कैंसिल होगा तो उसमें तुमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ये बात समझ में आया ना? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ये बात नहीं आया समझ में भी? अरे यही तो चीज है, वापस से तो वही बात किया मैंने। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। एक बार फिर से बता दूं क्या इसको? फिर से बता देता हूं, एक बार यहां पर देख लो। अगर सारा शर्त पास करोगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक भी फेल कर दिए तो वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब सौदा कैंसिल होगा, पक्का सौदा कैंसिल होगा। हां, उसमें अगर एक सेंटेंस क्या बोले, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा सेंटेंस क्या बोले? अब मैं इसकी बात कर, सौदा कैंसिल होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 में। अगर तुमने छठा वाला लीगलिटी वाला कंडीशन फेल किया तो सौदा भी कैंसिल होगा प्लस जेल भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा सौदा भी कैंसिल होगा प्लस जेल भी। परंतु बाकी शर्त अगर पास नहीं किया तो सिर्फ सौदा कैंसिल होगा, जेल जाने की दरकार नहीं है। यह बात समझ में आ गया? सौदा कैंसिल होगा पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर यह शर्त फेल किया तो सौदा कैंसिल होगा प्लस जेल भी जाना पड़ेगा। क्या होगा बोलिए? इसमें कैंसिल प्लस जी और बाकी में सिर्फ सौदा कैंसिल। कैसे भी आप समझिए, बस आई। अब आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंस समझाते हैं। अगर एक भी शर्त पास नहीं किया तब उसको क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस समझ गए ना? एग्रीमेंट अगर सारा शर्त पास कर जाए तब उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक भी शर्त फेल कर गया तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट में अगर छठा वाला शर्त फेल कर गया, लीगल सौदा नहीं किया, तो जेल भी जाना पड़ेगा, इलीगल है वो, जेल भी जाना पड़ेगा, सौदा भी कैंसिल होगा। और बाकी अगर फेल किया तो सिर्फ सौदा कैंसिल होगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा, नो जेल। अगर फेल हो गया तो आई डू बिलीव इट्स वेरी क्लियर नाउ। इतना लिखने से कोई फायदा नहीं है आपको, समझिए। कुछ हाथ नहीं लगने वाला ऐसे लिख लिख कर। कंफ्यूजन रहेगा ज्यादा, क्लमजी कर दोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा।
अब एक एक करके मैं आपको बोलता हूं, समझिए जरा। सर वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एग्रीमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड एग्रीमेंट का मतलब यह सिर्फ एग्रीमेंट है। पैदाइशी दोष, जिस दिन आपने सौदा किया था उसी दिन से गड़बड़ था, उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट, पैदाइशी दोष। जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया था उसी दिन से सौदा गड़बड़ था, तब उसको बोलते हैं पैदाइशी दोष, वॉइड एग्रीमेंट। परंतु बाद में अगर दोष हुआ, बाद का दोष, तब उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझे सर? बता रहा हूं, जिस दिन आपने सौदा किया था उसी दिन से सब कुछ गड़बड़ था, तब उसको बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। पर शुरुआत से ही बाद में जाकर गड़बड़, तब उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या डिफरेंस क्या है? वॉइड एग्रीमेंट में वर्ड है एग्रीमेंट, मतलब वो एग्रीमेंट ही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। अगर एक एग्रीमेंट ये 6 कंडीशन पास करेगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये वॉइड एग्रीमेंट का मतलब कभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था, 6 एग्जाम पास किया नहीं था, कभी वो सीए बना ही नहीं। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब वो सीए बना ही नहीं, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सीए बना फिर डिग्री छीन लिया गया, सीए बना फिर डिग्री छीन लिया गया, घोटाला कर दिया। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है जिस दिन एग्रीमेंट किया था उसी दिन से गड़बड़ था। हम लोग बिहार में हैं, मैंने तुमसे एग्रीमेंट किया कि मैं तुमको शराब बेचूंगा, अब बताओ ये क्या तरह का एग्रीमेंट है? वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि बिहार में शराब बंद है, बिहार में बहार है, शराब की बहार नहीं है। बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। शराब बंद है फिर भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस दिन एंटर किया था उसी दिन सौदा गलत था, तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। परंतु मान लो हम लोग बंगाल में, अब मैंने तुमसे बोला 6 महीने बाद मैं तुमको दारू का टंकी बेचूंगा, ठीक है, आज सब कुछ सही है, परंतु 6 महीने के बीच में दीदी ने शराब बैन कर दी, शराब बंद, शराब बंद हो गया बीच में। तो जिस दिन एंटर किया था उस दिन सब कुछ सही था, बाद में जाकर गड़बड़ हो गया, तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस समझ में आया? शुरुआत में ही गड़बड़ हो तब क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। पर शुरुआत से ही बाद में जाकर गड़बड़, तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस दिन एंटर किया था वो कॉन्ट्रैक्ट था, गड़बड़ शुरू में हुआ कि बाद में गड़बड़ हुआ? बाद में गड़बड़ हुआ, तब बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको मैं सारे टर्म्स वापस से रिपीट करवा रहा हूं और डिफरेंस समझा रहा हूं। लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। पैदाइशी दोष को क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। पर बाद में जाकर दोष अगर हो गया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट था पर बाद में कैंसिल हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आइए एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं बताता हूं मैं। पेज नंबर 2 पर आइएगा। एक बार सब भूल जाइए जो लास्ट में बताया, अब काम की बात सुनिए। यहां से एक एक टर्म हम लोग सीखेंगे, समझिए जरा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये आपको अपने आप पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सब पढ़ा दिया, खाली एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये सारा मैंने पढ़ाया और ये बेसिक बात हुआ। 2 पार्टीज होनी चाहिए। आप अपने साथ एग्रीमेंट थोड़ी ना करेंगे, अरे आप अपने साथ एग्रीमेंट थोड़ी ना करेंगे। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है? कुछ कुछ सौदों में, हर सौदे में नहीं। एक बात पहले क्लियर करो, सौदा तुम बोलकर करो या लिखकर करो, सब वैलिड है। बोलकर किया सौदा तो भी वैलिड, लिखकर किया तो भी वैलिड, सब वैलिड। परंतु कुछ सौदों में, जैसे प्रॉपर्टी के, जमीन जायदाद, अब घर है, उसको बोलकर बेचोगे, लॉ बोलता नहीं वैलिड, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। जमीन जायदाद के सौदे रिटर्न होने चाहिए। अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की है तो सौदा वैलिड नहीं है। सर पर गाड़ी बेचने का सौदा बोलकर किए चलेगा। कुछ स्पेशल केसेस में सौदा रिटर्न होगा तभी वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। उसको बोलते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या बोलते हैं? लीगल फॉर्मेलिटीज।
सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सौदे में मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या है? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब होता है मैं तुमको ऑयल बेचूंगा। अरे क्या चीज का ऑयल भाई? क्या चीज का ऑयल? पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कौन सा ऑयल? क्लियर नहीं किया, सौदा वैलिड नहीं है। सौदा वैलिड है कि नहीं है? नहीं है भाई, सौदा वैलिड नहीं है, बेकार है, बकवास है। इसको बोलते हैं सर्टेनिटी, मतलब कुछ क्लियर मीनिंग होना चाहिए। इसको तुम मैचिंग ऑफ माइंड्स में भी बोल सकते हो, कंसेंट में भी बोल सकते हो। मैं तुमको गाड़ी बेचूंगा, मैं तुमको गाड़ी बेचूंगा, मेरे पास 2 गाड़ी है, कौन सा वाला गाड़ी? मर्सिडीज के एम्बेसडर। बात नहीं हुआ, लॉ बोलता है सौदा वैलिड नहीं है, बकवास है, सौदा वैलिड नहीं है, बकवास है। पॉसिबिलिटी ऑफ, अब आप बात समझो, सौदा पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करना। मैंने तुमको बोला तुम अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। क्या बकवास है? हो सकता है क्या? ये इमेजिनरी बकवास है, पॉसिबल नहीं है, औकात ही नहीं है। सौदा पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करना। आप मेरे को 10 लाख रुपए दिए, मैं तुम्हारे मरे हुए कुत्ते को जिंदा कर दूंगा, वाह, मैं जमीन से खजाना निकाल लूंगा। अरे क्या पागल है ये? पॉसिबल ही नहीं है सौदा परफॉर्म करना। मैं तैर कर इंडियन ओशन पार कर जाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं? तैर कर इंडियन ओशन? क्या पागल आदमी है? ये सब लॉ बोलता है सौदा वैलिड बिल्कुल नहीं है, बकवास है, ये सब बेकार है। पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करना। इन सब बकवास को कोर्ट नहीं मानता। नेक्स्ट, अब आइए एक एक करके मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहां पर था? सेक्शन 2H। एक बार मेरे साथ साथ बोलना, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। 5 शब्दों में 2H। सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन वाले सेक्शन में क्लॉज होती है 2H। अब आइए एग्रीमेंट का डेफिनेशन, पढ़ा चुके हैं सर आप। पहले एग्रीमेंट के पहले प्रॉमिस। सर हमारे पास बुक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पेज नंबर 2 लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये जो डेफिनेशन का मतलब हिंदी में जो बोलूंगा वो लिखेंगे, और कुछ अगर शब्द का मीनिंग अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो लिखो। प्रॉमिस का मतलब व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर। आप पूरा डेफिनेशन मत लिखिए, प्रपोजल लिखिए, उसका मतलब लिखिए ऑफर। सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है शोज। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल का मतलब ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तब क्या बनता है? प्रॉमिस। आप क्या करेंगे? प्रॉमिस का डेफिनेशन सेक्शन 2B सुनो। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? पहले एग्रीमेंट का मतलब एक बार फिर से देख लो। एग्रीमेंट का डेफिनेशन है सेक्शन 2E, प्रॉमिस का डेफिनेशन है सेक्शन 2B। आपको मैं ये बता दूं, प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस दोनों का डेफिनेशन सेक्शन 2B में है। सेक्शन 2B में प्रॉमिस का डेफिनेशन भी, एक्सेप्टेंस का भी डेफिनेशन। सर आपको ऑफर का मतलब क्या बताया था? एक बार फिर से बोलो। एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, ऑफर का मतलब विथ अ व्यू टू टेक obtain consent of offering, that is known as offer। याद है ना आपको? अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, सामने वाले की सहमति लेने की इच्छा दे, तब उसको आप क्या बोलते हैं? ऑफर। और जब सामने वाला उसको हां कर दे तब उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। एक ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तब क्या बनता है? प्रॉमिस। मेरा प्रॉमिस आप एक्सेप्ट करो, आपका प्रॉमिस मैं एक्सेप्ट करूं, तब क्या बनता है? एग्रीमेंट। अगर आप चाहो तो देख सकते हो प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या है और एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है। प्रॉमिस नहीं बोलकर एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन बोलना चाहिए सेक्शन 2B। 2A में ऑफर का डेफिनेशन है, 2B में प्रॉमिस एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है शोज। इज एसेंट, एसेंट का मतलब होता है कंसेंट, सहमति, सहमति। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। सर इसका मीनिंग आप एक बार फिर से बताइए। जिस आदमी को ऑफर दिया गया जब वो हां कर दे तब उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जिस आदमी को ऑफर दिया गया जब वो हां कर दे तब उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अगर एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तब क्या बनता है? प्रॉमिस। हिंदी में लिख लो एक्सेप्टेंस का मतलब। हिंदी में क्या लिखा हुआ? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, प्रपोजल वर्ड का मतलब होता है ऑफर। जिस पर्सन को ऑफर दिया गया
जब वो हां कर दे, जब वो अपनी सहमति शो कर दे, जब वो अपनी सहमति शो कर दे, एक्सेप्टेंस। फिर लिखो, ऑफर को एक्सेप्ट करने पर प्रॉमिस। अरे ठीक है सर, ये लिख दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या? प्रॉमिस। मेरा प्रॉमिस, अरे लिख दिया तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, एक दूसरे का कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट। मेरा ऑफर, यू एक्सेप्ट एक प्रॉमिस, योर ऑफर, आई एक्सेप्ट दूसरा प्रॉमिस। ये दोनों को जोड़कर क्या बनता है? एग्रीमेंट। हो गया। एवरी ऑफर, every promise and every set of promises forming consideration of each other known as agreement। हो गया सर, हो गया, बता दिए सर। ये का क्या तो बताऊंगा मैं, हो तो गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अरे सर ये डेफिनेशन थोड़ा ठीक कर लीजिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जोड़कर क्या बनता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस क्या होता है? एग्रीमेंट। आई हो गया, इट्स ओके। जो आदमी ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिस आदमी को ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ? कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा? कोर्ट कब हेल्प करेगा? जब सारी शर्तें पास हो। क्या क्या शर्तें हैं? आओ देखो एक एक करके। कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा? अगर कोर्ट हेल्प करेगा तब उसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनफोर्सेबल। और अगर कोर्ट हेल्प नहीं करेगा तब बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। कब कोर्ट हेल्प करेगा? अगर एक एग्रीमेंट पास ऑल 6 कंडीशंस, तब क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। फेल एनी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस था? वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या? शुरुआत से ही गड़बड़। वो एग्रीमेंट ही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। वॉइड एग्रीमेंट ही है, वो एग्रीमेंट ही है, कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। पर शुरुआत से ही बाद में जाकर गड़बड़, तब उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो बाद की बात। अच्छा, अगर इसमें 6 नंबर फेल किया तब बोलेंगे इलीगल एंड वॉइड। पर अगर 2, 3, 4, 5, 7 फेल किया तब उसको बोलेंगे लीगल बट वॉइड। इसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था? सौदा कैंसिल होगा। एक मिनट जरा, और इसमें कैंसिल प्लस जेल, इसमें कैंसिल बट नॉट जेल। क्या हम लोगों ने बात कर लिया सर? इसमें आप क्या तो पढ़ाएंगे, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। हो गया ना? ये शॉर्ट एंड समरी में मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। सर एक ऑब्जेक्टिव है, एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अरे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा। अब बात उठता है इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ में सबसे पहला शर्त क्या था? इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। क्या क्या केसेस में इंटेंशन होता है और क्या क्या केसेस में नहीं होता? बिजनेस एग्रीमेंट्स में इंटेंशन होता है, पर सोशल एग्रीमेंट्स में कोर्ट हेल्प नहीं करता। सोशल एग्रीमेंट्स एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस केस लॉ है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। क्या केस का नाम है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। क्या हुआ था इस केस में? इस केस में क्या हुआ था? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बेल्फोर ने बेल्फोर पर, अरे सर, अरे वाइफ ने हस्बैंड को सू किया था। क्या तरह का केस था? हस्बैंड नौकरी करने, बिजनेस करने दूसरे देश चला गया, सीलोन चला गया। इंग्लैंड का केस। बीवी इंग्लैंड में ही रह गई। हस्बैंड और वाइफ ने एग्रीमेंट कर लिया था कि हस्बैंड वाइफ को हर महीने
तू जा तो रहे हो, परदेसी बन तो रहे हो, परंतु एक वादा करो, तुम हर महीने मेरे को इतना पैसा भेजोगे। एग्रीमेंट कर लिया इन्होंने, अच्छी बात। अब एग्रीमेंट तो कर लिया हस्बैंड वाइफ। अब हस्बैंड चला गया दूसरे देश, सिलोन चला गया। अब 1 महीना 2 महीना तो वो पैसा भेजा, फिर थोड़ा दिन बाद उसको पता लगा कि वाइफ चीट कर रही है, चीटिंग कर रही है, बेईमानी कर रही है। चीटिंग का मतलब समझे ना, उसको पता लग गया। अब वो पैसा भेजना बंद कर दिया। वाइफ ने झगड़ा कर लिया, कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जज साहब के सामने पूछा, हस्बैंड को बोला, क्यों तुमने प्रॉमिस किया था पैसा देने का, दिया क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं उसका चक्कर चल रहा है। अरे चक्कर चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। भागो यहां से, बकवास है। सोशल एग्रीमेंट्स और डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में कोर्ट हेल्प नहीं करेगा, कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में डिसाइड हुआ, कोई लीगल अरेंजमेंट नहीं है, इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट या फिर डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कोर्ट हेल्प नहीं करेगा, भागो। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, हस्बैंड और वाइफ। अरे तुम्हारा दूसरा चक्कर चला है, चक्कर चलना इज नॉट इंपॉर्टेंट, तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। जाओ, चक्कर तुम्हारा चले, हस्बैंड का चले, वाइफ का चले, उससे कोई मतलब, तुमको पैसा नहीं देना। नेक्स्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं। अगर सारा शर्त पास कर जाए तब क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक भी शर्त फेल हो जाए तब उसको वॉइड एग्रीमेंट। All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. All boys are human beings, but all human beings are not boys. यही चीज है, एग्रीमेंट सोशल के लिए भी हो सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सोशल के लिए नहीं होता, बिजनेस के लिए होता है। अरे एग्रीमेंट मतलब ह्यूमन बीइंग और बॉयज में डिफरेंस पूछ रहा है, ह्यूमन बीइंग और बॉयज में डिफरेंस पूछ रहा है। एग्रीमेंट जो है सोशल के लिए भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी हो सकता है। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए, इसमें कोर्ट हेल्प कर सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट। अरे बिजनेस एग्रीमेंट में कोर्ट हेल्प करेगा पर सोशल एग्रीमेंट में नहीं करेगा। भागो यहां से। पार्टी के लिए तुम लोग कोर्ट, पत्ती खेलने के लिए तुम लोग कोर्ट में आ गए, तुमको बर्थडे पार्टी में बुलाया, खुद भाग गया, इसके लिए तुम लोग कोर्ट में आ जाओगे, तमाशा चला। भागो यहां से। एग्रीमेंट का एक हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इन्फोर्स कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, पर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना होगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। Every promise and every set of promises forming consideration of each other is known as agreement. चलिए अब आइए कंसिडरेशन। क्या बताया था कंसिडरेशन का मतलब? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न की इक्वल थिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ होना चाहिए। इफ आई गिव यू समथिंग यू मस्ट ऑल्सो गिव समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब, अच्छा और एक लिख लो इसमें, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए, बकवास नहीं होना चाहिए, आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग देंगे, दुआएं देंगे, इज्जत देंगे, प्यार देंगे, बकवास, ये सब चीज को कोर्ट नहीं मानता। लिख लो, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंपिटेंट, नॉट इमेजिनरी। और भी उसके ऊपर टॉपिक है कंसिडरेशन, रियल, कंपिटेंट एंड नॉट इमेजिनरी। और दूसरी बात, तुम्हारे मरे हुए कुत्तों को जिंदा कर दूंगा, पागल हो गया, ये सब बकवास से कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब कुछ ना कुछ देना होगा, भले उसकी वैल्यू बराबर नहीं हो, कुछ ना कुछ देना होगा। तो अपना गाड़ी बंगला नौकर चौकर 100 रुपए में ट्रांसफर कर दो, वैलिड है, प्रोवाइडेड सारी कंडीशन पास करें। कुछ ना कुछ तो देना होगा, भले ही उसकी वैल्यू बराबर होना जरूरी नहीं है, कुछ देना होगा, उसकी वैल्यू इक्वल होना जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ देना होगा, वैल्यू बराबर होना जरूरी नहीं है। अब आता है कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या था? मैचिंग ऑफ माइंड्स, कंसेंसस एड इडम। क्या होता है कंसेंसस एड इडम? टू पर्सन्स थिंकिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। दो आदमी एक सेम चीज पर सोच रहे हैं। धोनी ने विराट को क्या बोला? शर्मा के साथ ज्यादा टाइम बिताओ। धोनी बोल रहा था रोहित शर्मा, विराट क्या समझा?
सौदा वैलिड नहीं है। और क्या एग्जांपल दिया था मैंने तुमको एग्जांपल दिया, मेरा गाड़ी खरीदोगे क्या? मैं किसकी बात कर रहा हूं? एम्बेसडर। तुम किसकी बात कर रहे हो? मर्सिडीज। लिख लो इसके बगल में मर्सिडीज एग्जांपल, मर्सिडीज एम्बेसडर वाला एग्जांपल, धोनी विराट वाला एग्जांपल। धोनी विराट वाला, धोनी बोला रोहित शर्मा के साथ टाइम बिताओ, धोनी बोला रोहित शर्मा के साथ टाइम बिताओ, विराट सोचा अनुष्का शर्मा के साथ टाइम बिताओ। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ओह माय गॉड, दिल धड़क रहे थे, दिल तोड़ दिया, हार्ट अटैक नहीं हुआ पर बचा कुछ नहीं, हार गया इंडिया 2015 में भी, एंड उससे बुरी तरह से 2019, उसको तो याद ही मत दिलाओ, वो सेमीफाइनल। माय गॉड, दैट वाज अ वर्स्ट केस। लाइफ गोज ऑन। कंसेंट का मतलब टू पर्सन्स थिंकिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस कंसेंट में तुमको एक चीज और बताता हूं मैं, 5 चीजों के बारे में और डिस्कस करता हूं। कंसेंट, लॉ कंसेंट का मतलब होता है कंसेंसस एडिडम, मैचिंग ऑफ माइंड्स। मैं जो सोच रहा हूं तुम भी वही सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूं। टू पर्सन्स थिंकिंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। मेरी और तुम्हारी सोच अलग अलग है तब सौदा वैलिड नहीं है, अगर हमारी सोच सेम है तभी सेम वैलिड है। लिख लो अगर लिखना हो तो, अगर दोनों पर्सन एक ही चीज सोच रहे हैं तभी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं। दोनों पर्सन सेम चीज सोच रहे हैं तभी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। सेलर सोचा एम्बेसडर, बार सोचा मर्सिडीज, सौदा वैलिड नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट, कंडीशन ही नहीं है, बकवास। The consent must be genuine. The term consent means parties to a contract must agree upon the same thing in the same sense. There should be consensus ad idem. ग्रीक मुहावरा है ये, लैटिन मुहावरा है ये, मुहावरे हैं, बहुत सारे मुहावरे आते हैं इसमें लॉ में। 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होता। क्या क्या 5 केसेस? पहला होता है कोअर्शन। क्या बोलो मेरे साथ साथ में बोलो, कोअर्शन। दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा होता है फ्रॉड, चौथा होता है मिसरिप्रेजेंटेशन और पांचवा होता है मिस्टेक। मिस्टेक हम लोगों ने पढ़ा, लिख लो, धोनी विराट वाला एग्जांपल, मर्सिडीज एम्बेसडर वाला एग्जांपल, और ये 4 केसेस समझिए। सबसे पहला होता है कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर। मैंने तुम्हारे सर पर बंदूक रख दिया, तुम्हारे सर पर बंदूक रख दिया, बोला तुम्हारा गाड़ी बंगला नौकर चौकर मेरे को दे दो। क्या तुम अपना गाड़ी बंगला नौकर चौकर मेरे को देगा? तुम्हारी जमीन जायदाद मेरे को देगा? मैंने तुमको ऑफर दिया, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हां देंगे, बंदूक रखा हुआ सर पे, तुमको हम 100 रुपए देंगे, तुम मेरे को जमीन जायदाद करो, ट्रांसफर करो, मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। कंसीडरेशन भी है, लीगल रिश्ता क्रिएट करने का इंटेंशन भी है, कोई मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं, सोशल एग्रीमेंट थोड़ी ना, बिजनेस एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट थोड़ी ना, सब कुछ सही है। कैपेसिटी भी है, हम लोग दोनों मेजर है मान लो, मैचिंग ऑफ माइंड्स भी है, फ्री कंसेंट भी है। कोई गलत काम, अरे मतलब बंदूक दिखाना गलत काम हुआ, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस तो गलत नहीं है ना, तुमसे मकान ले रहा हूं मैं, तुम्हारे को 100 रुपए दे रहा हूं, पर्पस गलत नहीं है। हाँ मोड गलत है, बंदूक रख दिया, मोड गलत है, पर्पस गलत नहीं है, इस बात को समझो, पर्पस सही है, मोड गलत है, तब कंसेंट तो है बट प्रॉब्लम है उसमें, प्रेशर है, मोड गलत है पर ऑब्जेक्टिव सही है। अरे समझ पा रहे हो? मैं तुमको 100 रुपए दे रहा हूं, तुम मेरे को मकान दे रहे हो, पर्पस लीगल है, मोड इलीगल है, मोड तरीका गलत है, तब लॉ बोलता है सौदा वॉइडेबल होगा। कोअर्शन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर, कोअर्शन का मतलब फिजिकल प्रेशर। मैंने तुम्हारे सर पर बंदूक रख दिया, तुम्हारी चौथी बीवी के सर पर बंदूक रख दिया, जान से मार दूंगा, 20वें बच्चे के सर पर बंदूक रख दिया। तुम सोच रहे हो सर इतने ताकतवर, अरे तुम नहीं कोई और, तुम्हारा दोस्त मान लो, बंदूक रख दिया सर पर, चौथी बीवी के सर पर बंदूक रख दिया, उसके 20वें बच्चे के सर पर बंदूक रख दिया। अब बताओ, छोटा परिवार सुखी परिवार, 20 बच्चे तो है, 4 बीवी तो है, क्या है?
ये क्या है? कोअर्शन, फिजिकल प्रेशर। फिजिकल प्रेशर, किसी को मारना पीटना, मारने पीटने की धमकी देना, ये सबको बोलते हैं कोअर्शन, फिजिकल प्रेशर। लॉ बोलता है इन 4 केसेस में मैचिंग ऑफ माइंड्स है, मोड गलत है, पर्पस सही है, मोड गलत है, तो सौदा कैंसिल नहीं होगा, सौदा वॉइडेबल होगा, वॉइड नहीं होगा, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बहुत सारे टर्म्स नए नए आ रहे हैं, 3 टर्म्स, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक नया सीखे अभी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड वर्ड का मतलब था कैंसिल, वॉइड एग्रीमेंट वर्ड का मतलब पैदाइशी दोष, शुरुआत से ही गड़बड़। हम लोग बिहार में हैं, हम लोग तुमको शराब बेचने बोल रहे हैं, मैं तुमको शराब बेचने बोल रहा हूं, वॉइड एग्रीमेंट। हम बंगाल में हैं, 6 महीना बाद मैं तुमको शराब बेचू, अभी सही है, बाद में गड़बड़ है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे उसको? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पर वॉइडेबल का मतलब पर्पस सही है बट मोड, माध्यम गलत है, तब उसको बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोअर्शन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, फ्रॉड में, मिसरिप्रेजेंटेशन में वॉइडेबल। वॉइड का मतलब क्या होता है? कैंसिल। वॉइड का मतलब क्या? कैंसिल। ये कैंसलेबल है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम रख लो, तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो मत रखो, जाओ। तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है, कोई तुमको फोर्स नहीं करता। तुम्हारी इच्छा है तो सौदा रखो, नहीं इच्छा तो सौदा मत रखो, उसको बोलते हैं वॉइडेबल। कोअर्शन मतलब होता है फिजिकल प्रेशर। दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। आएगा, टॉपिक आएगा, अभी दिमाग पर जोर मत दो। मेंटल प्रेशर। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर का मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या? बस इतनी सी दोस्ती, इतना सा ही प्यार। बाप ने बेटी के साथ सौदा कर लिया, तुम्हारे ससुराल से जितना ज्वेलरी मिला है तुम मेरे को दे दो। बेटी ने मना कर दिया, नहीं बाबूजी, ससुर जी मना करेंगे, ये मना करेंगे, नाम तो लेते नहीं है हस्बैंड का। बाप बेटी को बोला, बस इसी दिन के लिए तेरे को पैदा किया था, इसी दिन के लिए तेरे को पाल पोस कर बड़ा किया था, कभी लड़के और लड़की में फर्क नहीं समझा। इतनी सी थी, जब तुमको घर लेकर आए थे, सीने से लगा के रखा, खुद भूखे सो गए, पर तुमको भूखा नहीं सोने दिया। बेटी फूट फूट कर रोने लग गई, बाऊजी मत करिए, बाऊजी ऐसे। बस इमोशनल प्रेशर। बेटी बोली, क्या चाहिए बाऊजी? सारी ज्वेलरी दे देती हूं मैं, कब रिटर्न करेंगे? साल भर बाद रिटर्न कर दीजिएगा, सारा पैसा ले लीजिए लोन पर, सब रिटर्न कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, गिफ्ट नहीं है। पर अनड्यू इन्फ्लुएंस, इमोशनल प्रेशर, इमोशनल अत्याचार, इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट होता है फ्रॉड। कोअर्शन का मतलब फिजिकल प्रेशर, जानबूझकर, मतलब फिजिकली आप प्रेशर करते, जान की धमकी देते, मारने की धमकी देते। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर, कोई मारपीट नहीं कर रहे बट इमोशनल ब्लैक। तीसरा होता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें होता है जानबूझकर झूठ, अनजाना झूठ। अभी जानबूझकर झूठ क्या होता है, अनजाना झूठ क्या होता है? मैं एक ज्वेलर हूं, एक बड़ा दुकान है मेरा, बहुत बड़ा दुकान, आइए देखिए, यहां पर हीरे जवाहरात के हजारों सेट पड़े हुए हैं। आप जैसे ही आते हैं, बड़ा सा कालीन बिछा हुआ है, लोग, वेटर, गेटकीपर आपको सलाम कर रहा है। आते ही आपको वेटर पहले कॉफी और पानी और स्नैक्स ऑफर करता है। आपकी मर्जी, जो लीजिए सब ले लीजिए। आपके बच्चों, अगर आप 15-20 बच्चों के साथ आए तो सबको टॉफी, चॉकलेट, कैडबरी, सिल्क ऑफर करते हैं। इस तरह का बड़ा शोरूम, एकदम बस जबरदस्त। उसमें नकली और असली दोनों सामान है, नकली भी असली भी। मैंने नकली सामान उठाकर तुमको दिया और तुमको बोला ये असली सोना है। मेरे को मालूम है कि झूठ है, पर फिर भी मैं तुमको ऑफर करता हूं। इसको बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलते हैं इसको? फ्रॉड। जानबूझकर झूठ बोलता हूं, तब उसको बोलते हैं फ्रॉड। परंतु मान लो मेरे स्टाफ ने मिलावट कर दी, नकली को असली, असली को नकली कर दिया। अब मैं एक पीस उठाया और आपको बताया, ये देखिए, ये चूड़ियां अभी फैशन में है। आपने ध्यान दिया होगा, दिशा पटानी ने, कृति सेनन ने इस फिल्म में पहनी थी।
कृति सेनन का नाम सुनते ही आपने बोला अरे बिल्कुल ये लेनी है। नकली सामान उठाकर मैंने आपको ऑफर कर दिया और आप से पूरा पैसा ले लिया असली का। जानबूझकर अगर झूठ बोलता हूं तब फ्रॉड, पर अगर अनजाने में मेरा स्टाफ मिलावट कर दिया, मेरे को पता ही नहीं है इस बारे में, आई एम नॉट अवेयर, मैं नकली सामान उठाकर आपको ऑफर किया और असली का पैसा ले लिया, इसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। मेरी नीयत अगर साफ नीयत है तो मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर खोट है नीयत में तो फ्रॉड। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में खाली नीयत, जानकारी का फर्क होता है। जानबूझकर झूठ बोलता हूं तो फ्रॉड, अनजाने में झूठ बोलता हूं तब मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। यह डिफरेंस होता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इन 4 केसेस में सौदा वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता। क्या होता है सौदा? वॉइडेबल। तुम्हारी इच्छा है कैंसिल करो, नहीं इच्छा मत करो, कोई प्रॉब्लम, वॉइडेबल। आई पूरा टॉपिक है, पढ़ेंगे अभी, बिल्कुल प्रेशर मत दीजिए दिमाग पर। कोअर्शन का मतलब फिजिकल प्रेशर, अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब इमोशनल प्रेशर, फ्रॉड का मतलब जानबूझकर झूठ, और मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाने में झूठ। खाली इतना ही लिख सकते हो तुम। फ्रॉड का मतलब जानबूझकर झूठ बोलना, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाने में झूठ बोलना, बस इतना ही लिखो और ज्यादा मत लिखो। और मिस्टेक का मतलब मैचिंग ऑफ पॉइंट। ये 4 केसेस में सौदा वॉइडेबल होता है। क्या होता है सौदा? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट, आप क्या चीज पढ़ रहे हैं पहले ये चीज समझिए। आप कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। अरे सर इतना अनटाइडी कर दिया आप। बोलिए, हटाना इसको। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा एग्रीमेंट, अगर ये सारा शर्त पास करे तब उसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक भी फेल कर दे तो उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ठीक, कंसिडरेशन पढ़ा, समथिंग इन रिटर्न। कैपेसिटी सिर्फ 3 लोग सौदा कर सकते हैं, वो भी आ रहे हैं। कंसेंट फ्री होना चाहिए। 5 केसेस में फ्री नहीं होता, कोअर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। पहला 4 केसेस में सौदा क्या होता है? वॉइडेबल। क्या होता है सौदा? वॉइडेबल। धीरे धीरे करके आपको याद होगा, चिंता मत करिए, थोड़ा टाइम लगेगा। अब आते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी में आपको बताया 3 लोग सौदा कर सकते हैं। कौन कौन 3 लोग? पर्सन हुज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, पर्सन हुज ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन हुज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। जो आदमी 18 साल या उससे ऊपर का है वही सौदा कर सकता है। पेज नंबर कौन सा हूं मैं? 4। जो आदमी पागल नहीं है वही सौदा कर सकता है। जो आदमी को मना नहीं किया गया वही सौदा कर सकता है। अब इसमें कुछ कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कौन कौन साउंड माइंड का नहीं होता? यही 3 लोग सौदा कर सकते हैं, और कोई सौदा नहीं कर सकता। पर एक माइनर भी सौदा कर सकता है नेसेसरीज के लिए। एक पागल आदमी भी सौदा कर सकता है नेसेसरीज के लिए। पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ है वो भी सौदा कर सकता है नेसेसिटीज के लिए। एक आतंकवादी है वो भी सौदा कर सकता है अपनी जरूरतों के लिए। इंसानियत के तौर पर उसको जरूरतों के लिए सौदा करना लाऊ है। जरूरत मतलब रोटी कपड़ा मकान, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से सब चीज। एक अमीर के बच्चे के लिए बड़ी लग्जरी कार विद नेसेसिटीज है, और एक गरीब के लिए एक महंगा कोट, वो भी नेसेसरीज नहीं है। यह आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर डिपेंड करता है। आई कौन कौन साउंड माइंड के नहीं होते? एक होता है इडियट, जो परमानेंटली पागल हो, हमेशा पागल ही रहता है, पागल जैसी बातें करता है, वो आदमी सौदा नहीं कर सकता, परमानेंटली पागल। दूसरा होता है एक लुनाटिक। लुनाटिक का मतलब जिसको पागलपन का दौरा पड़ता है, जिसको पागलपन का दौरा पड़ता है। गजनी फिल्म देखा ना? गजनी फिल्म में आमिर खान को गुस्से का दौरा पड़ता था, वो पागल अपने आप को मारने पीटने लगता था, दुनिया इधर उधर तोड़ने लगता था, शर्ट खोल देता था, कपड़े फाड़ने लगता था, मारने पीटने लगता था। पागल। जिस समय पागलपन का दौरा पड़ा उस समय सौदा नहीं कर सकता, जब पागलपन का दौरा नहीं पड़ा तब वो सौदा कर सकता है। साउंड माइंड जब होगा तब तुम सौदा करो, वरना मत करो। और एक ड्रंक के नशे में नशेड़ी जो है, अब नशा कितना शराब पीकर होता है बोलना मुश्किल है। अगर मान लो कोई पियक्कड़ है तो 4 बोतल पी लिया, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोकता ना कोई मुझको टोकता, आराम से, कोई बात नहीं।
तो अगर 4 बोतल पीकर भी वो सौदा आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको नशा नहीं चढ़ता। परंतु मान लो मैं ड्रिंक नहीं करता, मान लो नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, मेरे को अगर गलती से कहीं एक पैक भी पी लिया तो हम बहक जाएंगे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ड्रंकन आदमी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किए उस समय अगर सोचने समझने की शक्ति रखते थे तो आप सौदा कर लीजिए, अगर नहीं रखते थे सौदा मत करिए। सर साबित कैसे होगा? ये असल में लॉ क्या है? कभी मत पूछो एग्जाम में कि साबित कैसे होगा। साबित मेरा तुम्हारा काम नहीं है, सीआईडी का काम, एसीपी प्रद्युमन, वो सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। कोर्ट में अगर केस जाएगा, अगर साबित नहीं हो पाया तो तारीख पड़ेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर आएगा, भूल जाओ उसको। हमारा तुम्हारा काम है क्या चीज होने पर क्या होगा, बस। साबित कैसे होगा भूल जाओ। अगर आप सौदा करते समय अगर आप सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते थे, नशे में थे, समझ नहीं सकते थे सौदे को, तब आप नहीं कर सकते, तब आपका सौदा बेकार है, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि कंसेंट नहीं, कैपेबल नहीं है, कैपेबल नहीं। परंतु अगर आप सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, अरे यार बिजनेस मीटिंग्स में लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं और कई यूरोपियन कंट्रीज में तो शराब पीते हुए सौदे होते हैं, इंडिया में भी बड़ी बिजनेस पार्टीज में सौदे होते हैं और आप शराब पीते समय सौदा करते हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन नशा में कौन नशा में। बोलने का मतलब कुल मिलाकर समरी बोलिए, जिस समय आपने सौदा किया उस समय अगर साउंड माइंड के हैं, समझदार है, सौदा ठीक, अगर अनसाउंड माइंड के हैं सौदा वैलिड नहीं है, ये बोल रहे बस, खत्म, और कुछ नहीं। कुछ लोगों को ये साउंड माइंड का था। दूसरा है हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। कुछ लोगों को कानून ने मना कर दिया, भैया आप सौदा नहीं कर सकते, जाइए। कौन कौन? एलियन एनिमी, जिस देश के साथ आपका देश वॉर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक किया था सर 2016 में, वॉर नहीं हुआ, औकात कहां पाकिस्तान की। 2019 में एयर स्ट्राइक किया था, ठोक कर आए थे, पहले आर्मी लैंड से फिर एयर से। बेचारे नेवी वाले बोल रहे हैं सर हम लोग को कब मौका देंगे प्रधानमंत्री जी? उनको भी मौका मिलेगा, शांति रखिए, सब मिलेगा, बरोबर मिलेगा। जिस देश के साथ आपका देश वॉर पर है, वॉर अभी नहीं चल रहा, वॉर नहीं है। वॉर होता है जब प्रधानमंत्री खुद आपको आकर बोले भाइयों और बहनों मित्रों हमारा देश वॉर पर है, तब वॉर बोलेंगे, संबोधन करेंगे तब। ये जो छोटी मोटी एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब वॉर नहीं होती, ये सब वॉर नहीं होती। एलियन एनिमी, जिस समय आपका देश वॉर पर है, आप पाकिस्तानी, अरे पाकिस्तानी नहीं, दुश्मन के साथ सौदा नहीं कर सकते। अब अगर मान लो पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाए तो तुम आतिम असलम का गाना नहीं सुन सकते। गाना सुनोगे तो कान में गोली मार, पहले सुनो बाद में सुनो। पर जब वॉर के टाइम पर आतंकवादियों को सुनना अलाउ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको अपनी फिल्म में गाना के लिए अपॉइंट कर दिया, नहीं कर सकते। वॉर के पहले कर सकते, वॉर के बाद कर सकते, पर वॉर के टाइम पर दुश्मन के साथ सौदा करना अलाउ नहीं है। दे आर डिस्क्वालिफाइड। भागो यहां से, डिस्क्वालिफाइड प्रोपराइटर। अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। कन्विक्ट, जो आदमी जेल में है, फॉरेन एम्बेसडर, अब ये क्या है? राजदूत। अब ये क्या होता है? दूसरे देश का संदेशा लेकर आपके देश में आते हैं, उनको बोलते हैं राजदूत। वो लोगों के साथ आप सौदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग के साथ सौदा करोगे, अगर कुछ झगड़ा हुआ तो देशों में युद्ध हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। लॉ बोला तुम लोग सौदा मत ही करो, मत करो। दे आर नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, दे आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम। हटाओ। मैं आपको क्या चीज पढ़ा रहा हूं, पहले इस चीज को समझो। कौन कौन आदमी केपेबल है? 3 लोग, पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। यही लोग सौदा कर सकते हैं, बाकी कोई सौदा नहीं कर सकता। बच्चा सौदा नहीं करेगा, नेसेसिटीज के लिए करेगा। पागल आदमी सौदा नहीं करेगा, जरूरत के लिए करेगा। शराबी आदमी सौदा नहीं करेगा, जरूरत के लिए करेगा, सब करेगा। दुश्मन सौदा नहीं करेगा, जरूरत के लिए करेगा। फॉरेन एम्बेसी से जो आदमी आया वो भी सौदा नहीं करेगा, जरूरत के लिए वो भी करेगा, सब करेंगे जरूरत के लिए। सर जो आदमी जेल में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर नेसेसिटीज के लिए वो भी करेगा। मतलब उसको अपना लॉयर अपॉइंट करना है,
करेगा, आराम से करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करेगा। आई सब पढ़ चुके हैं, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट। सिर्फ लीगल सौदा वैलिड है, इलीगल सौदा वैलिड नहीं है, तो ठीक है। सर ये ब्लैक में और व्हाइट में क्या दिया हुआ है? ये जो ब्लैक में किया हुआ है ये याद करने का है, और जो व्हाइट में किया हुआ है वो समझने का है, अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल्स मैंने व्हाइट में दिए और जो कंसेप्ट्स हैं वो सब ब्लैक करके दिए, सिंबल हो गए पूरा का पूरा। कुछ सौदों को लॉ ने मना कर दिया, आपका ये सौदा वैलिड नहीं है, मतलब नहीं है। क्या क्या चीज? जैसे केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति में? अगर आप 5 करोड़ जीत जाते हैं, सौदा वैलिड नहीं है, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। सौदे में 2 पार्टीज होनी चाहिए, ये वाला एग्जाम्पल अभी नहीं पढ़ना। 2 पार्टीज में आप लिख सकते हैं, आप अपने साथ ही सौदा नहीं कर सकते। अरे ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना, मैं आपको ऑफर दूंगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे। 2 पार्टीज नहीं होगा तो एग्रीमेंट कैसे होगा? सोचो, मैं अपने साथ ही एग्रीमेंट करूंगा ना, लिख लो, कोई पर्सन अपने साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। कम से कम 2 पार्टीज होना चाहिए। सर ये एग्जांपल हम लोग लेटर ऑन पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अभी नहीं, पहली फॉर्मेलिटीज पढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं, ओरल हो या रिटन हो, सब सौदा वैलिड है, पर कुछ केसेस में सौदा रिटन होना चाहिए, कुछ केसेस में सौदा रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटन होना चाहिए, जमीन जायदाद का सौदा रिटन में होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तब सौदा वैलिड है, वरना वैलिड नहीं। और मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वो बात कर चुके। आई अरे जाना पहचाना सा लग रहा है। हां सर पढ़ा दिए। अगर एक एग्रीमेंट सारा कंडीशन पास करे तब उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक भी फेल कर जाए तब उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। याद आया? सारा कंडीशन पास किया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक भी फेल कर दिया, अरे लिख तो दिया एनी ऑफ 6 कंडीशंस, तब उसको वॉइड एग्रीमेंट या न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम ये मुहावरा है। न्यूडम पैक्टम मतलब, न्यूड का मतलब होता है अनकवर्ड, फालतू, और पैक्टम एग्रीमेंट। पैक्ट का मतलब एग्रीमेंट, फालतू घटिया एग्रीमेंट, बेकार है। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही गड़बड़। अगर 6ठा नंबर पास नहीं किया तो इल्लीगल, और बाकी कोई पास नहीं किया तो खाली वॉइड। अच्छा इसमें पढ़ाया था ना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पढ़ा था ना। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, ये पढ़ाया था। इसमें क्या बोला था? सौदा कैंसिल होगा, और इसमें सौदा कैंसिल प्लस जेल, पर इसमें नो जेल। आई सर ये 4 क्या है? आई एक एक करके आप पढ़ाता हूं मैं, धीरे धीरे आराम से समझ में आएगा, यहीं पर दिया हुआ है। वैलिडिटी के हिसाब से सौदा क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बोलिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। लिख लो। सेक्शन 2H 2H ठीक है ना?
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, रुको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। 2G 2G तो इंटरनेट का नाम है। वॉइड एग्रीमेंट ये क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। पर वॉइड एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या? एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। लिख लो, शुरू से ही गड़बड़। शुरू से ही सारा कंडीशन पास नहीं किया। शुरू से ही सारा कंडीशन पास नहीं किया। आगे ठीक है ना? शुरुआत से ही गड़बड़, पैदाइशी दोष। सर हमारे पास बुक नहीं है तो क्या करेंगे? पेज नंबर लिखेंगे, टॉपिक नंबर लिखेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे, हिंदी वाला सेंटेंस लिखेंगे। पैदाइशी दोष, शुरुआत से ही गड़बड़। कभी एक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, हमेशा से एग्रीमेंट था। अरे कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ना। एग्रीमेंट प्लस 6 कंडीशन। कभी ये 6 कंडीशन पास ही नहीं किया, तब उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। सर वॉइड एग्रीमेंट में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? वॉइड एग्रीमेंट का मतलब शुरुआत से ही गड़बड़, पैदाइशी दोष। हम लोग बिहार में हैं, मैंने तुमसे एग्रीमेंट किया, मैं तुमको शराब बेचूंगा, ये वॉइड एग्रीमेंट। दुश्मन के साथ सौदा किया, वॉइड एग्रीमेंट। माइनर के साथ सौदा किया, वॉइड एग्रीमेंट। पागल के साथ एग्रीमेंट किया, वॉइड एग्रीमेंट। मुफ्त का बिना कंसिडरेशन का सौदा किया, वॉइड एग्रीमेंट। अरे क्या बताया था मैंने पिछला क्लास में? कंसिडरेशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, वॉइड अंडर लॉ है, ये सब वॉइड एग्रीमेंट। लिख लो। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन था एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट का डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। लिख लो। एनी ऑफ 6 कंडीशन पास नहीं किया, लिख लो। नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, या नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, या नो कंसिडरेशन, या पार्टी इज नॉट केपेबल, माइनर है या पागल है या दुश्मन है। पार्टी इज नॉट केपेबल, माइनर के साथ, दुश्मन के साथ, पागल के साथ। लिख लो, हिंदी में अच्छा रहेगा। पार्टी इज नॉट केपेबल, नो कंसेंट, नो मैचिंग ऑफ माइंड्स, नो मैचिंग ऑफ माइंड्स। धोनी विराट, मर्सिडीज एम्बेसडर, नॉट लीगल, या नॉट लीगल, नॉट लीगल, या डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर लॉ। ये सबको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। आई सर वॉइड एग्रीमेंट में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? जिस दिन एंटर किया था उसी दिन से गड़बड़ था, तब उसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट।
कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, बोलो। जिस दिन एंटर किया था उस दिन सब कुछ सही था, बाद में जाकर गड़बड़ हुआ था, उसको क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी सही है, बाद में गड़बड़ हुआ, अभी ठीक है, गड़बड़ बाद में होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अभी से ही गड़बड़ है, तब उसको क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। अब एक बार बताओ, मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देते जरा। एक पागल लड़का है और एक लड़की है, शादी का एग्रीमेंट किया, बोलो वॉइड एग्रीमेंट है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट। पागल के साथ सौदा होगा ही नहीं सर, ये इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप का, पार्टी वार्टी का, सोशल एग्रीमेंट नहीं है। पागल लड़के ने शादी का एग्रीमेंट किया, ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक लड़का और एक लड़की दोनों समझदार हैं, शादी का एग्रीमेंट कर लिए। शादी करने के पहले ही लड़का पागल हो गया। अब लड़के के घर वाले बोलते नहीं, लड़की वालों को अभी तुमको शादी करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत से ही बाद में जाकर गड़बड़, तब उसको क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल पूछता हूं मैं, मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रहा है, तुमने अपनी फिल्म में वॉर के टाइम पर आतिफ असलम को अपॉइंट किया गाना गाने के लिए, गाना गाओ हमारी फिल्म में, ये क्या है, शुरुआत से ही गड़बड़, तब उसको क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत से ही गड़बड़, वॉर है, वॉर चल रहा है, पर मान लो तुमने अपनी फिल्म में आतिफ असलम को अपॉइंट किया, तुम 6 महीना बाद, अरे आतिफ असलम कौन है भाई, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, पता है ना, इसका गाना सुनोगे तो गोली मार दोगे कान में। अरे हम नहीं, तुमको बता रहे हैं, गोली मार देना चाहिए कान, आतंकवादियों को सुनते हैं। बोलिए, अब ये क्या बोलता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी वॉर नहीं चल रहा, तुमने आतिफ असलम को बोला 6 महीना बाद तुम मेरी फिल्म में गाना गाओगे, 6 महीने बाद तुम मेरी फिल्म में गाना गाओगे, बीच में वॉर चालू हो गया, दुश्मन हो गए दोनों। अब तुम्हारे और आतिफ असलम के बीच में प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और आतिफ असलम के बीच में जो सौदा था वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझे, शुरुआत में ठीक था, बाद में गड़बड़ हुआ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत से ही गड़बड़ था, वॉइड एग्रीमेंट। चलो बताओ तो, मैंने तुमको एक दवाई बेचा, विक्स एक्शन 500, क्या बेचा मैंने तुमको, विक्स एक्शन 500। बोलिए क्या ये, बोलो, विक्स एक्शन 500 मैंने तुमको बेचा, सरकार इसको बैन कर चुकी है, तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत से ही गड़बड़ की बाद में जाकर गड़बड़, आज के दिन ये बैन है, शुरुआत से ही गड़बड़ है, वॉइड एग्रीमेंट। परंतु मैंने तुमको एक दवाई बेची, बोला, बात किया कि 6 महीने बाद तुमको बेचूंगा, अभी ठीक है, बीच में सरकार ने बैन कर दिया, ये क्या है, वॉइड, क्या है ये, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जांपल दे, बताता हूं मैं, तुम्हारे पास एक घोड़ा है, क्या है तुम्हारे पास, एक घोड़ा, तो हुआ ये, वो तुम्हारा घोड़ा चोरी हो चुका है, चोरी हो गया, तेरे को मालूम ही नहीं है। अब तुमने बोला अपने दोस्त को, तुम मेरा घोड़ा खरीदेगे क्या, घोड़ा तेरे को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, घोड़ा ऑलरेडी चोरी हो गया, बकवास एग्रीमेंट है ये, वॉइड एग्रीमेंट है। जिस दिन एंटर किया उस दिन वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है, ये शुरुआत से ही गड़बड़ है, वॉइड एग्रीमेंट। परंतु तुम्हारे पास घोड़ा है, चोरी नहीं हुआ, तुम आज किसी दोस्त के साथ सौदा कर लिए, तुम घोड़ा खरीदोगे क्या, कब देना ये घोड़ा, हफ्ते भर बाद दे देंगे तुमको, अभी हम हफ्ते भर उसकी सवारी करेंगे फिर तुमको देंगे, हफ्ते भर के बीच में चोरी हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत से ही बाद में गड़बड़, तब उसको क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
अरे कहां चले गए? अगर शुरू से ही गड़बड़ तब उसको क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत से ही बाद में जाकर गड़बड़ तब उसको क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लिख लो, लिखना है तो। शुरू में सही बाद में गड़बड़। और डेफिनेशन पढ़ो 2J। अ कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट था विथ सीजेस, सीजेस का मतलब होता है एंड्स, टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। हिंदी में लिखवाइए सर, जिस दिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होना बंद हो जाए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होना बंद हो जाए, उस दिन से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतना सारा चीज पढ़े हैं, सारा चीज मैं आपको हर बार रिवाइज करवाऊंगा हर क्लास में। आज की क्लास के बाद आपको होमवर्क है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, बस और कुछ। चलिए, जिस दिन से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होना बंद हो जाए, उस दिन से उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब शुरुआत सही बाद में गड़बड़ था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट था वो, कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में गड़बड़ हुआ। लिखो, शुरुआत में कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में गड़बड़ हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड एग्रीमेंट का मतलब कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, कभी सौदा पॉसिबल था ही नहीं, शुरुआत से ही गड़बड़, वॉइड एग्रीमेंट। पैदाइशी दोष। वॉइड एग्रीमेंट दो तरह के, लीगल और इलीगल। इलीगल और लीगल, याद है ना? लीगलिटी वाला कंडीशन पास नहीं किया तो वो जेल जाना पड़ेगा, सौदा कैंसिल हो। और अगर बाकी शर्त पास नहीं किया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा पर सौदा कैंसिल होगा। अब है वॉइडेबल, 4 केस: कोerशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। वॉइडेबल का मतलब एक पार्टी इन्फोर्स कर सकता है, दूसरा पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकता। मैंने कहा एक आदमी इन्फोर्स कर सकता है, दूसरा आदमी इन्फोर्स नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। लिखो, पहले हिंदी में लिखो, इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। मतलब लिख लो, एक पार्टी इनफोर्स कर सकता है पर दूसरा पार्टी नहीं इनफोर्स कर सकता। दुखी पार्टी इनफोर्स कर सकता है, सुखी पार्टी नहीं। एक आदमी, मेरा मन हो तो इन्फोर्स करूंगा, तुम्हारा नहीं हो, तुम्हारा मर्जी से नहीं हो। मैंने तुम्हारे सर पर बंदूक रखा, बोला तुम्हारा जमीन जायदाद दो 100 रुपए में, यहां पर मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता। तुम अगर चाहो बोल नहीं जमीन जायदाद ले लीजिए 100 रुपए, वॉइडेबल। एक आदमी इन्फोर्स करेगा, दोनों नहीं। कौन? किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है? दुखी आत्मा पर। जिसके साथ कोerशन हुआ है, जो दुखी पार्टी है वो इन्फोर्स करेगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी दूसरा आदमी इन्फोर्स नहीं करेगा। अब बताओ तुम लोग, कोerशन का मतलब क्या था? फिजिकल प्रेशर। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या था? मॉरल प्रेशर, मेंटल प्रेशर। फ्रॉड का मतलब क्या था? जानबूझकर झूठ। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब अनजाना झूठ।
लिख लो, सिर्फ दुखी आत्मा इन्फोर्स कर सकता है, सुखी नहीं। दुखी पार्टी इन्फोर्स कर सकता है, सुखी पार्टी नहीं। एक पार्टी इन्फोर्स कर सकता है, दूसरा नहीं। An agreement which is enforceable by law, adoption of one or more party but not adoption of others। लिखिए क्या, एक पार्टी मतलब दुखी पार्टी इन्फोर्स कर सकता है, सुखी नहीं। अभी इसको दिमाग पर जोर मत देना, अभी मत देना दिमाग पर। अभी डिफरेंस को मत दिमाग में। अनइन्फोर्सेबल क्या होता है, बोलिए। अब अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अनइन्फोर्सेबल का मतलब होता है सब कुछ सही है बट सौदे में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स है। क्या तरह के? सौदा रिटन नहीं, इट्स नॉट रिटन। सौदा रजिस्टर्ड नहीं। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। जमीन जायदाद का सौदा रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन होना चाहिए, तभी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। मतलब जहां पर सौदे में कुछ टेक्निकल, हल्का सा टेक्निकल, या तो कागजी या कुछ और डिफेक्ट हो, तब वो सौदा अनइन्फोर्सेबल हो। अनइन्फोर्सेबल का मतलब कुछ, सब कुछ सही है, उसकी जान सही है, बट उसके पास आधार कार्ड नहीं है। जाओ, इंडिया में आज के दिन अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जीना दुभर है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कंपलसरी नहीं माना, फिर भी आधार नहीं है तो जीना बहुत मुश्किल है। वो आधार कार्ड है। तुम जिंदा हो पर तुमको आइडेंटिटी प्रूफ करने में मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास आधार नहीं है, तुम्हारे पास वोटर नहीं है, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, जाओ, अब क्या करोगे? तुम जिंदा हो, सामने खड़े हुए हो, बट तुमको आइडेंटिटी प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। वही चीज है, सब कुछ सही है बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स है। मान लो अगर जमीन जायदाद का सौदा है, रिटन और रजिस्टर्ड नहीं है, तुमने कोर्ट में गवाही पेश करते समय बोला कि मैंने इसको प्रॉमिस किया था मकान बेचने का, पर अब नहीं बेचेंगे, जाओ जो करना करो। कोर्ट बोलेगा कोई बात, तुम लोग का रिटर्न हुआ था, तुमने बोला नहीं हुआ, रजिस्टर हुआ था, नहीं हुआ, जाओ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने मकान बेचने का प्रॉमिस किया था, नहीं बेच रहा हूं, जाओ। कोर्ट बोलेगा कोई बात नहीं। अनइन्फोर्सेबल जमीन जायदाद के सौदे रिटर्न और रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी वैलिड है। अगर रिटर्न और रजिस्टर्ड नहीं है तो भले ही दोनों पार्टीज बोल दे, एग्री कर ले कि हाँ, कोर्ट में एग्री कर ले कि हम लोगों ने सौदा किया था पर हम लोग कैंसिल करना चाहते हैं, कोई बात, हम जज के सामने बोल देंगे तुम मेरे पर केस फाइल कर दिए, सर आपने मकान देने का प्रॉमिस किया था पर नहीं देंगे। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग है, कोई बात नहीं। लॉ बोलता है बकवास, ये सब कोई मतलब नहीं है, जाओ। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे ही होता है टाइम बैड डेट। 3 क्या दिखा तुमको? 3। ये जो 3 साल है, लॉ बोलता है अगर तुमको किसी आदमी से पैसा लेना है, अगर तुमको किसी आदमी से क्या लेना है? पैसा, तो 3 साल के भीतर तुमको उसके अगेंस्ट में केस फाइल करना। अगर तुमने किसी से 3 साल के भीतर अगर केस फाइल नहीं किया तो जिंदगी में केस फाइल नहीं करता, वो डेट एक्सपायर हो जाएगा, भूल जाओ तुम उस पैसे को। नहीं समझे? तुमने मेरा फीस नहीं दिया, सर दे दिया मैंने, अरे मानो ना तुमने मेरा फीस नहीं दिया, 5 साल बीत गया, तुमने मेरा फीस नहीं दिया। ये भारत में होता है सर, बहुत होता है, कपड़े के व्यापार में तो बहुत होता है, हो सकता है आपके जान पहचान में ऐसा हुआ। क्या होता है सर? लॉ क्या बोलता है समझो, अगर 3 साल तक तुमने किसी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं किया तो जिंदगी भर तुम पैसा रिकवर नहीं कर सकते। कपड़े के कई व्यापारी जो है वो पैसा लेकर भाग जाते हैं, डूब गया तुम्हारा पैसा। मान लो 10 लाख रुपए तुम्हारे को लेना था, वो डूब गया पैसा, वो पैसा डूब गया। 5 साल बाद वो वापस से आया, तुमने उसके केस में केस फाइल नहीं किया, कौन चक्करबाजी करेगा? छोड़ो, व्यापार पर ध्यान देंगे कि झगड़ा करेंगे, छोड़ो ना, 5-10 लाख रुपए ऐसे ही डूबता है। तो तुमने 10 लाख रुपया तुम्हारा बाकी था, फिर भी तुमने पैसा नहीं, तुमने कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, 5 साल 10 साल बीत गया, खत्म। अब वो सामने आ गया, तुमको पता लग गया कि ये भाग गया था, अब कहां है ये, आ गया वापस। अब वो तुमसे फिर से व्यापार करना चालू करना चाहता है। तुम उसको बोलते हो
कि मेरा पैसा लाओ पुराना, वो बोलता नहीं देंगे। क्या सबूत है तुमसे लिया था? मेरे पास लिखा हुआ है, तुम्हारा एग्रीमेंट लिखा हुआ है। कोर्ट में चले गए हम लोग, कोर्ट बोला फाड़ कर फेंक दो, बकवास है, कोई काम का नहीं है। 3 साल तक अगर तुमने पैसा रिकवर करने के लिए केस फाइल नहीं किया तो पैसा जिंदगी भर रिकवर नहीं कर सकते, अनइंफोर्सेबल हो जाएगा, वो फाड़ दो, कागज को फाड़ कर फेंक दो। सब कुछ सही है बट टेक्निकल डिफेक्ट्स है, सब कुछ सही है बट क्या है? टेक्निकल डिफेक्ट। उस तरह के सौदे को बोलते हैं अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोई मान लो सौदा रिटर्न नहीं हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, 3 साल बीत गए, पैसा एक्सपायर हो गया, तब ये सब तरह के सौदे को बोलते हैं वॉइड अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए, इल्लीगल, ले भैया इल्लीगल नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सर पढ़ाइए ना, प्लीज पढ़ाइए ना। नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, आप एक चीज पढ़ाएंगे एक चीज नहीं पढ़ाएंगे, आपकी मर्जी। अरे नहीं पढ़ाऊंगा। क्या लिख रहे सर? ऐसी मर्जी है। एनी लिखा है मैंने। शुरुआत से ही गड़बड़। लीगल नहीं है। तीन बार लिख रही है सर इसको। पढ़ाना पड़ेगा। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। आई 3 बार या 4 बार बात कर चुका हूं। चले नेक्स्ट। अरे वही है और कुछ नहीं है। फॉर्मेशन के हिसाब से 4 तरह के सौदे। क्या क्या 4? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस का मतलब होता है बोलकर या लिखकर सौदा किया। क्या बोला सर आपने? बोलकर या लिखकर सौदा किया, एक्सप्रेस। इंप्लाइड या टेसिट का मतलब हरकत से सौदा किया, एक्शन से सौदा किया, तब उसको बोलते हैं इंप्लाइड। मतलब मैंने तुमको बोला तुम मेरा मकान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा? खरीदेगा? तुमने बोला हां खरीदूंगा। 50 लाख में खरीदेगा? हां खरीदूंगा। ये क्या बोलकर किया या लिख कर किया? लिख कर किया। सर मकान के अंदर में रिटर्न और रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, समझो ना उस बात। बोलकर या लिखकर? तुम मेरा गाड़ी खरीदेगा? हाँ खरीदेंगे। 10 लाख में खरीदेगा? खरीदेगा। मर्सिडीज खरीदेगा? खरीदेगा। हाँ सब ठीक। बोलकर या लिखकर किया तब उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। पर अगर हरकत से किया, अब ये हरकत से क्या होता है? हरकत से करने का मतलब क्या होता है सर? एक्शन से सौदा करना क्या होता है? रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तुमने सामान फेंका, उफ, अरे अरे कहां ले जा रहे हो? ओहो कुली है। मन में सोचा अरे वो कुली उठाकर सामान लेकर चलने लग गया। 2 सूटकेस थे तुम्हारे, कुली सामान लेकर चलने लग गया। तुम भी देखे तो रजिस्टर कुली है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रजिस्टर कुली है, तुम भी चले गए। टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दिया,
पैसा ले लिया। सर पैसा कितना, वहां पर लिखा हुआ है, चार्ट पर लिखा हुआ है कि इस आदमी का इतना पैसा होगा इतना लगेज के लिए। ये हरकत से सौदा, समझ गए? टैक्सी आती है सड़क पर, कुछ बोलते नहीं है, टैक्सी रुकी, तुमने हाथ दिखाया, टैक्सी रुकी, तुम उसका दरवाजा खोले, बैठ गए। हरकत से सौदा किया कि बोलकर सौदा किया? हरकत से। इसको बोलते हैं इंप्लाइड। अगर बोलकर या लिखकर करते हो तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। अगर हरकत से सौदा करते हो तो उसको बोलते हैं इंप्लाइड या फिर टैसिट एक्शन से। तीसरा होता है क्वासी। क्वासी अभी नहीं पढ़ाएंगे, एक पूरा का पूरा यूनिट है। मन में सोचना, क्वासी का मतलब बोलू, मान तो नहीं है सर, फिर भी बोलना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ है। SC ST OBC कॉन्ट्रैक्ट है ये क्वासी। क्या होता है, भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम दिए गए हैं SC ST OBC को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, कि अगर आप ये शर्तें पूरी नहीं भी करते तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी, जाओ। क्वासी वही है। अगर ये सब सारा शर्त पूरा नहीं भी किया तो भी ठीक है, अगर ये सारा शर्त पूरा नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे? कुछ केसेस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कैपेसिटी नहीं है, बच्चे का कैपेसिटी नहीं है सौदा करने का, पर जरूरत के लिए सौदा करता है, नेसेसिटीज के लिए सौदा करेगा, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। ये शर्त पूरा नहीं किया फिर भी लॉ बोला ठीक है यार, इट्स ओके, इट्स ओके, अलाउ है। क्यों अलाउ है? अगर नहीं होता तो सोचो क्या होता, व्हाट वुड हैपन इन द अर्थ। दुनिया में कोई आदमी बच्चे के साथ सौदा ही नहीं करता। स्कूल में पढ़ना है, नहीं लेंगे आपको स्कूल में, क्यों? क्योंकि आप अगर स्कूल का फीस नहीं दिए तो आपको तुम शू नहीं कर सकेंगे, तो फिर बच्चे को स्कूल में नहीं लेंगे। ले भाई, तो कैसे होता? चॉकलेट खरीदना है, भाग्य से पैसा नहीं दिया तो क्यों देंगे? क्या नहीं देंगे? बच्चे को भी अलाउ कर दिया गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। नेसेसिटीज के लिए तुम सौदा कर सकते हो, जो आदमी केपेबल नहीं है वो भी सौदा कर सकता है, भले ये सारा शर्त पूरा नहीं किया फिर भी लॉ बोला इट्स ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्वासी। क्वासी के ऊपर पूरा चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का लास्ट यूनिट है, अभी नहीं। एक बार फिर से देखो, परफॉर्मेंस के अनुसार चार तरह के सौदे, फॉर्मेशन के हिसाब से चार तरह के सौदे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब क्या? बोलकर या फिर लिखकर। इंप्लाइड का मतलब हरकत से। क्वासी का मतलब SC ST OBC कॉन्ट्रैक्ट, शर्तें पूरा नहीं किया फिर भी सौदा वैलिड है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर सौदा कर लिया तब उसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तब क्या बोलते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर आपने सौदा किया है तब आप उसको क्या बोलते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। इज इट क्लियर ना? तब आप क्या नाम देते हैं उसको? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, फॉर्मेशन के हिसाब से चार तरह का, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप क्या क्या काम आपका बाकी है, क्या क्या काम नहीं है, उसके हिसाब से दो तरह के, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। अब ये एग्जीक्यूटेड क्या होता है? शब्द पर ध्यान दो, पास्ट टेंस। और एग्जीक्यूटरी का मतलब फ्यूचर टेंस। एग्जीक्यूटरी दो तरह का, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। सर जो काला में लिखा हुआ वो याद करना है और जो व्हाइट में लिखा हुआ एग्जांपल है। मैं तुमको दो सेंटेंस बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। तीन सेंटेंस बताऊंगा, तीनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूटेड का मतलब दोनों पार्टीज का ड्यूटी ओवर, दोनों पार्टीज का ड्यूटी ओवर। लिख लो,
एग्जीक्यूटेड। मैंने तुमको बढ़ा दिया, तुमने मेरे को फीस दे दिया, खत्म, एग्जीक्यूटेड। मैंने तुमको मकान दे दिया, तुमने मेरे को पैसा दे दिया, हो गया, खत्म। मैंने तुमको मूवी दिखा दिया, तुमने मेरे को पैसा, सिनेमा हॉल, मैंने तुमको मूवी दिखा दिया, तुमने मेरे को पैसा दे दिया, एग्जीक्यूटेड। मैंने तुमको खाना खिला दिया, तुमने मेरे को पैसा दे दिया रेस्टोरेंट में, एग्जीक्यूटेड। दोनों पार्टी का ड्यूटी ओवर, एग्जीक्यूटेड। पास्ट टेंस। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल का मतलब, यूनि का मतलब होता है एक, इसका मतलब लिखो, एक पार्टी का ड्यूटी पेंडिंग, दूसरी पार्टी का ड्यूटी ओवर। एक पार्टी का ड्यूटी पेंडिंग, दूसरी पार्टी का ड्यूटी ओवर। समझ गए? एक पार्टी का ड्यूटी पेंडिंग, दूसरी पार्टी का ड्यूटी ओवर। एक ने काम कर दिया, दूसरा भी बाकी है। तुमने मेरे को फीस दे दिया, मैंने तुमको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया अभी तक, दैट इज यूनिलैटरल। यूनि का मतलब होता है एक, एक आदमी काम कर दिया, दूसरा भी करना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिलैटरल। पर बाइलैटरल का मतलब होता है दोनों पार्टी का ड्यूटी पेंडिंग। बाइलैटरल का मतलब लिखो, बाई मतलब होता है दो, दोनों पार्टी का ड्यूटी पेंडिंग। सर बाइलैटरल में दोनों का पेंडिंग, यूनिलैटरल में एक का पेंडिंग, एक का ओवर, और एग्जीक्यूटेड में दोनों का ओवर। एग्जाम्पल पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका समझ में आ गया ना? बोलिए। चल, इसके बाद आप इस फर्स्ट यूनिट का रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद आप फर्स्ट यूनिट का रिवीजन वाला वीडियो कर लीजिएगा। थैंक यू।